गुड इवनिंग बच्चों। कॉमर्स जंक्शन की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो कल की क्लास का जो टॉपिक चल रहा था आज कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैटर और बचा है उसमें, क्रिया में। ठीक है, आप अच्छे से समझें आज इसको। आज हम अन्य क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कर्म के आधार पर और संरचना और बनावट के आधार पर क्रिया कर ली थी। ठीक है, काल के आधार पर भी कर ली थी। संरचना और बनावट के अंदर कुछ बची हुई हैं, एक तो वो हम करेंगे आज, और उसके अलावा कुछ अन्य क्रियाएं हैं वो भी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था। ठीक है, रंजक क्रिया तक हो गया। रंजक क्रिया के एग्जाम्पल्स थे, कुछ उदाहरण। ठीक है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपने कल पढ़ लिए थे। ठीक है, आगे एक प्रैक्टिस सेट था आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में मुख्य क्रिया छांट करके लिखिए। इसमें से आपको मेन वर्ब छांटनी है। ठीक है, मुख्य क्रिया अगर पहचान में नहीं है तो इंग्लिश के अनुसार भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के अनुसार भी आप इसको देख लें कि भाई कौन सी क्रिया होगी। और इसके बाद ये तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट हो रहा है आपके सामने, इनकी चर्चा यदि समय बचेगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप घर पर इसका अभ्यास करें। अब जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संरचना और बनावट की क्रियाओं में पहली क्रिया आज की है प्रेरणार्थक क्रिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है प्रेरणार्थक, यानी कि ऐसी क्रिया का एग्जाम्पल आएगा इसमें, ऐसी क्रिया का सेंटेंस आएगा इसमें प्रेरणा दी जा रही हो। प्रेरणा की बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, इंग्लिश में मोटिवेशन। तो यहाँ पर मोटिव की चर्चा की जाएगी इसके सेंटेंसों में। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसकी डेफिनेशन। देखिए, जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है, कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है, कि यानी कि जो कर्ता होता है, कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि वो दूसरे की प्रेरणा से ही कार्य कर पाता है, खुद की से नहीं कर पाता। तो इसमें ऐसे सेंटेंस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्ता दूसरे की प्रेरणा से कोई कार्य करेगा तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कर्ता को किसी के द्वारा प्रेरणा दी जाना। जैसे एग्जाम्पल हमारा, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। भाई शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। तो यहाँ पर देखो दो प्रकार के कर्ता होते हैं इसमें। देखो, एक तो होता है हमारा प्रेरक कर्ता। दो प्रकार के कर्ता होते हैं भाई, एक तो होता है हमारा प्रेरक कर्ता और एक होता है हमारा प्रेरित कर्ता। ये दो प्रकार के कर्ता होते हैं। तो प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता में क्या डिफरेंस होता है, पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में बाद की मैटर को। तो देखो प्रेरक कर्ता क्या होता है। तो प्रेरक कर्ता किसे कहते हैं। प्रेरक कर्ता वो होता है जो प्रेरणा देता है। प्रेरक कर्ता वो होता है जो प्रेरणा देता है किसी दूसरे पर्सन को। समझे आप इसको। प्रेरक कर्ता वो होता है जो किसी दूसरे को प्रेरणा देता है कि भाई आप ये काम करें, आप ऐसे करें, आप वैसे करें। इस प्रकार की जो प्रेरणा देता है वो होता है प्रेरक कर्ता। ठीक है, बात करते हैं प्रेरित कर्ता क्या होता है। अब प्रेरित कर्ता वो होता है जो प्रेरणा को प्राप्त करेगा, यानी कि प्रेरक द्वारा जो प्रेरणा दी जाएगी ना, उसे जो प्राप्त करेगा ना, वो कैरेक्टर, वो मनुष्य यहाँ पर प्रेरित कर्ता होगा। ठीक है, वो व्यक्तित्व वाला इंसान प्रेरित कर्ता होगा। यानी कि हमारे सामने प्रेरक और प्रेरित की जो बात है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें आप। उसके बाद इसमें बताया गया है, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर प्रेरक कर्ता के बारे में, कि जो कर्ता दूसरे पर प्रेरणा करता है, ठीक है, खुद पर नहीं कर रहा, दूसरे को समझा रहा है, दूसरे को प्रेरित कर रहा है, वो तो होगा हमारा प्रेरक
ठीक है, और जिस पर प्रेरणा की जाती है वो होता है हमारा प्रेरित। ठीक है, ये बात दोनों आप अच्छे से समझ लें, ये क्लियर हो जाएगा मैटर। आगे बढ़ते हैं हम। प्रस्तुत वाक्य में पढ़वाई प्रेरणार्थक क्रिया शिक्षक प्रेरक करता और विद्यार्थी प्रेरित करता है। ऊपर जो सेंटेंस दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, उसकी बात हम कर रहे हैं कि शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। भाई ये वाला सेंटेंस है, ग्रीन शेड में आपको शो कर रहा हूं मैं, ये वाला सेंटेंस था, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। इसके अंदर कौन तो प्रेरक है और कौन प्रेरित है, इसकी चर्चा हम करते हैं कि प्रेरक कौन है। प्रेरक वो है जो प्रेरणा दे रहा है। प्रेरणा कौन दे रहा है यहाँ पर? टीचर या स्टूडेंट? यहाँ पर शिक्षक दे रहा है, विद्यार्थी? यहाँ पर शिक्षक दे रहा है। तो शिक्षक तो कौन है हमारा? शिक्षक तो हो गया हमारा प्रेरक, ठीक है। और विद्यार्थी हमारा क्या हो गया? विद्यार्थी हमारा हो गया है यहाँ पर प्रेरित, क्योंकि वह शिक्षक की प्रेरणा प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से समझना होगा, ठीक है, क्योंकि आगे इसी के आधार पर हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे सुने, प्रेरक कर्ता का प्रयोग कर्ता कारक में और प्रेरित कर्ता का प्रयोग करण कारक में होता है। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें, अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है ये हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई जो प्रेरक करता है होता है वो तो कर्ता कारक में प्रयोग में आता है, यानी स्टार्टिंग में जब भी कोई सेंटेंस, सपोज करो ये कोई सेंटेंस है तो यहाँ स्टार्टिंग में कर्ता होता है, मैंने आपको बता रखा है, उसके बाद कर्म होता है और फिर लास्ट में क्रिया होती है, बीच में अन्य कारक भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में कर्ता होता है ना, उस कर्ता कारक में रोल किसका होता है? वहां होता है प्रेरक का, ठीक है। और उसके बाद करण कारक की अगर बात करें, यानी कि कर्ता कारक के बाद करण कारक यदि आता है तो करण कारक में प्रेरित कर्ता का रोल होता है, वहां पर प्रेरित कर्ता होता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के जरिए भी इसको समझेंगे, फिलहाल आप इस लाइन को अच्छे से नोट करें। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, चलो आप इसमें ही देख लें, ये लिखा हुआ है देखो, श्याम राधा से पानी गिरवाता है। श्याम जो है वो राधा से पानी गिरवा रहा है भाई, तो श्याम हमारा क्या है और राधा हमारी क्या है? यहाँ पर देखो, श्याम यहाँ पर क्या कर रहा है? खुद काम नहीं कर रहा, वो प्रेरणा दे रहा है राधा को कि आप पानी यहाँ पर गिरो, ठीक है। तो श्याम तो हमारा क्या हो गया भाई? प्रेरक कर्ता, ठीक है। और प्रेरणा किसको दे रहा है? राधा को, ये हो गई हमारी प्रेरित कर्ता, ठीक है। अब देखो, हमारी जो ऊपर हमने इंपॉर्टेंट लाइन ऐड करी थी, जो बताई थी आपको मैंने अभी, उसके ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो, कर्ता कारक में तो प्रेरक कर्ता होगा, देखो मैंने आपको पहले बताया कर्ता कारक, यहाँ पर कर्ता कौन है? श्याम, तो कर्ता कारक में तो कौन आ गया भाई? प्रेरक कर्ता आ गया, ठीक है। और हमने दूसरी बात पढ़ी इसमें कि भाई प्रेरित कर्ता का प्रयोग करते हैं हमेशा करण कारक में, तो करण कारक का चिन्ह होता है भाई देखो से, करण कारक का चिन्ह होता है भाई से या के द्वारा। तो यहाँ पर यदि चिन्ह मिल रहा है, ठीक है, यदि हमें चिन्ह मिल रहा है किसी भी शब्द के साथ, किसी नाम के साथ, तो देखो वहां होगा करण कारक। तो यहाँ पर राधा से, यहाँ पर से हमको प्राप्त हो गया है, करण कारक का चिन्ह है, राधा के साथ जुड़ रहा है, तो राधा से यहाँ पर प्रेरित करता है। तो हमारी ये लाइन क्लियर हो चुकी है कि भाई प्रेरक कर्ता तो कर्ता कारक में होगा और प्रेरित कर्ता करण कारक में होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है आपको आज क्लास में, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, अब है हमारे कुछ नियम हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया किस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है, क्या क्या उसके नियम होते हैं। कुछ नियम यहाँ पर मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है भाई हमारा, कि अधिकतर धातुओं से दो दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। पहली प्रेरणार्थक में आ और दूसरी में वा जुड़ता है। अधिकतर धातुओं से दो दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। पहली प्रेरणार्थक क्रिया में, प्रेरणार्थक में आ और दूसरी में वा जुड़ता है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया दो दो बन जाती है कई धातुओं, जैसे गिरना, तो गिर जो ये धातु है, इससे दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया बनी, एक तो गिराना और एक गिरवाना, ठीक है। चल से चलाना और चलवाना, चढ़ से चढ़ाना, चढ़वाना। तो इस प्रकार से दो दो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है किसी भी एक धातु के द्वारा।
यहाँ पर पहला नियम हमारा यही बात कहना चाह रहा है अभी, ठीक है। सेकंड हमारा जो नियम है वो क्या कहता है भाई, कि धातु के बीच में यदि दीर्घ स्वर हो, धातु के बीच में यदि दीर्घ स्वर हो तो उसे ह्रस्व करने में, ह्रस्व का मतलब क्या होता है, वर्णमाला में पढ़ा था हमने, ह्रस्व का मतलब होता है लघु, ह्रस्व का मतलब होता है लघु, ठीक है, ह्रस्व का मतलब होता है लघु। तो देखो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि धातु के बीच में यदि दीर्घ स्वर हो तो उसे ह्रस्व करने से जाग है, ठीक है, जाग धातु है, तो हमने यहाँ पर कर दिया जगाना या जगवाना, ठीक है, यानी दीर्घ स्वर को हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ह्रस्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ जा को हमने जय कर दिया, नाच है तो नचाना और नचवाना कर दिया, सीख है तो सिखाना और सिखवाना कर दिया। ये बातें हम वो पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्पल हम वो पढ़ रहे हैं जिससे हम प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल बना सकें, ठीक है, वो नियम हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तीसरा नियम, और थर्ड नियम हमारा क्या कहता है, थर्ड नियम हमारा क्या कह रहा है, देखो धातु के बीच में ए आई हो तो ई और ओ, और औ हो तो उ हो जाता है, ठीक है। दोबारा सुन लें, धातु के बीच में ए या आई हो तो ई और ओ, और औ हो तो उ हो जाता है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दे रखा है, जैसे खोद, खोद, तो खोद, यहाँ पर खोद में क्या है, खोद के अंदर देखो ओ की ध्वनि है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हमने जब बनाया, जब इसको हम बनाते हैं तो खुदाना या खुदवाना हो जाएगा, यानी ऊ, यहाँ पर ऊ का आगमन हो जाएगा, उस स्वर का आगमन हो जाएगा इस धातु के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो हम आगे चलते हैं हमारे टॉपिक के अंदर। अब यहाँ पर जो बताया गया है वो हमारा क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया के टाइप्स ही बताएं, एक प्रकार से हम इसको भेद भी मान लेते हैं। तो देखो पहला टाइप या भेद इसका है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी प्रेरणार्थक को दो भागों में बांट दिया यहाँ पर, एक तो प्रथम एक द्वितीय, तो पहले हम प्रथम की बात कर रहे हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, तो देखिए जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, उन्हें हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, इस वाक्य में अध्यापिका स्वयं कार्य करके बच्चों को कार्य करने की प्रेरणा दे रही है, ठीक है। अब देखिए जोकर दर्शकों को हंसाता है, इस वाक्य में जोकर स्वयं हंसकर हंसने का कार्य करके दर्शकों को हंसने की प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। मतलब समझे इन दोनों वाक्यों का, नहीं समझे देखो मैं समझाता हूँ, सुने। पहला सेंटेंस जो एग्जाम्पल हमसे कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई अध्यापिका है वो बच्चों को पढ़ाती है। देखो यहाँ पर जो कर्ता है, कर्ता कितने हैं, सिर्फ एक है, ठीक है, और वो कौन है, सिर्फ प्रेरक ही है, यहाँ पर प्रेरित नहीं है, प्रेरित नहीं दिया हुआ। लेकिन यहाँ पर वो खुद ही एक प्रेरक जो खुद है वो खुद ही मतलब मोटिवेशन खुद ही कर रहा है वो, ठीक है। इसमें वो कर्ता जो सेकंड हमारा जो कर्ता होता है ना प्रेरित, उसको यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से इग्नोर कर दिया है, ठीक है, इग्नोर कर दिया है, यानी कि उसको कम महत्व का बना दिया, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, यानी कि ये बच्चों जो हमारा प्रेरित करता है ये होकर भी इस वाक्य में नहीं है, ये नहीं की भूमिका में है, यहाँ पर पूरी तरीके से रोल किसका है, सिर्फ अध्यापिका का है, ठीक है। यानी कि अध्यापिका ही काम कर रही है। अगर इसमें ऐसा होता कि अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है तब जाकर ये बन जाता हमारा यहाँ पर प्रेरितकर्ता की भूमिका, प्रेरक की भी बन जाती, प्रेरित की भी बन जाती, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ अध्यापिका की ही भूमिका नजर आ रही है। ये हमारा जो प्रेरित करता है ये तो साइलेंट मोड पे है, हमको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, समझे इस बात को, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई देने के बावजूद भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। असली काम कौन कर रहा है, प्रेरक करता ही कर रहा है, इस बात को यहाँ पर शो किया गया, बताया गया है, ठीक है। तो अध्यापिका स्वयं कार्य कर रही है, बच्चों को कार्य करने की प्रेरणा दे रही है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में क्या बताया भाई, देखो जोकर दर्शकों को हंसाता है। अब देखो यहाँ पर भी देखो प्रेरक करता ही ज्यादा शो हो रहा है,
प्रेरककर्ता सबको यानी जितने भी दर्शक हैं सबको हंसाने का काम कर रहा है, ठीक है। और दर्शक यहाँ पर साइलेंट मोड पे, हालांकि वो हमारे प्रेरित करता है, लेकिन उनका यहाँ पर इतनी भूमिका तो है नहीं, यहाँ अस्तित्व तो है नहीं, जिसके कारण से यहाँ पर हमारे प्रेरककर्ता को ही महत्वपूर्णता दी गई है, ठीक है। तो सेंटेंस दोबारा देख लें। जोड़कर इसमें जोकर दर्शकों को हंसाता है, और वाक्य में जोकर स्वयं हंस करके हंसने का कार्य करके दर्शकों को हंसने की प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर अगला है हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हमसे क्या कहती है, देखो सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में तो साइलेंट मोड पे होता है हमारा प्रेरित करता, ठीक है, शो होता है लेकिन साइलेंट होगा, ठीक है। और जो प्रेरक करता है वो दूसरों के लिए मोटिवेशन का कार्य कर देता है। अब इसके अंदर इस सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर जो प्रेरक करता होगा वो दूसरों को यानी कि प्रेरित कर्ता के द्वारा उसको आगे मोटिवेशन का कार्य करता है, प्रेरित कर्ता को मोटिव करता है वो। तो जैसे एग्जांपल पर हम जाएंगे तो देखो माता जी बच्चों से राखी बनवाती है, माता जी यहाँ पर क्या है और बच्चों से यहाँ पर क्या है, आप बहुत अच्छे से पहचान गए कि माता जी यहाँ पर क्या है, हमारा प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला इंसान, ठीक है, मनुष्य। बच्चों से ये हमारा प्रेरित है। तो माता जी बच्चों से राखी बनवाती है, यानी माता जी स्वयं काम नहीं कर रही, वो बच्चों से कार्य करवा रही है, ठीक है। तो बच्चों से वो क्या बनवा रही है, राखी बनवा रही है। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो रहे हैं, मोटिवेशन उनको ही प्राप्त हो रहा है, बच्चे उनको प्रेरणा मिल रही है, किसी कार्य को सीखने की प्रेरणा मिल रही है। तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऐसे ही हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो भी है, देखें उसको। दादाजी पुजारी से पूजा करवाते हैं। जो दादाजी हैं वो तो क्या है, यहाँ पर प्रेरक की भूमिका में है, ठीक है, वो स्वयं काम नहीं कर रहे हैं, वो पुजारी से पूजा करवा रहे हैं, ठीक है। चाहते तो खुद कर लेते, यदि खुद करते तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती। कौन सी बन जाती भाई, प्रेरणार्थक बनती, लेकिन वो फर्स्ट वाली होती। यहाँ पर सेकंड वाली का रोल क्या है, सेकंड वाले का संबंध हमारे सेकंड वाले कर्ता सही है, और सेकंड वाला कर्ता कौन है, हमारा प्रेरित करता है। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि भाई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का संबंध प्रथम कर्ता से यानी प्रेरक से होगा, और सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया का संबंध सेकंड कर्ता यानी प्रेरित कर्ता से होगा, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए ये नीचे जो एग्जाम्पल के विस्तार पूर्वक जो समझाया गया मैंने आपको वैसे ही समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। आगे हमारी है नेक्स्ट क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये भी अच्छी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। डेफिनेशन पर चलते हैं कि वह क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता है। यानी कि सीधी सी बात पता चल गई हमको यहाँ पर कि एक सेंटेंस के अंदर कितनी क्रियाएं पाने वाली, हमको दो मिलने वाली हैं, बिल्कुल, ठीक है, दो पाएंगे हमको यहाँ पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वे दो क्रियाएं हो गई, और पहली क्रिया पहले पूर्व हो जाएगी दूसरी होने से पहले ही, यानी कि सेंटेंस में दो क्रियाएं होंगी, और इसमें जो प्रथम क्रिया होगी वो पहले ही पूर्व में पूरी हो पाएगी, और उसके बाद फिर दूसरी होगी, ठीक है। अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो मुख्य क्रिया होगी ना हमारी जो अंत में आती है, उससे पहले वाली क्रिया को ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह आपको समझना होगा, ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। इसके बाद सुनो एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है यहाँ पर, देखो गीता ने सुनकर कविता लिखी। गीता यहाँ पर करता है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर क्रियाएं छांटो कि कौन कौन सी दो क्रियाएं आई हैं भाई। तो यहाँ पर पहली तो है सुनकर, और दूसरी है लिखना, लिखी यानी उसने कविता लिखी भाई। क्या लिखी, सकर्मक क्रिया का भी एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, कविता लिखी थी उसने, कर्म है यहाँ पर ये। लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में चर्चा करें, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। पूर्वकालिक का मतलब पूर्व की जो क्रिया है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्व की क्रिया यहाँ पर सुनना, और सुनने में यहाँ पर कर प्रत्यय का योग है, कर प्रत्यय का ध्यान रखना। जब प्रथम क्रिया के अंदर कर प्रत्यय जुड़ जाता है,
जैसे पढ़कर, सोकर, खाकर, जागकर। इस प्रकार जब कर प्रत्यय जुड़ जाएगा किसी भी क्रिया के साथ, प्रथम क्रिया के साथ, दूसरी के साथ नहीं, प्रथम के साथ, तो समझ जाइए वहां पर वो पूर्वकालिक का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, यानी मूल धातु में कर प्रत्यय लग करके आता है। सभी को यहाँ तक ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे हम बढ़े तो देखो आगे अब हमारा है यहाँ पर अगली हमारी जो क्रिया होगी वो कौन सी है, और वो है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। उसके बाद नाम धातु क्रिया आएगी, फिर कृदंत क्रिया आएगी, फिर आज्ञार्थक क्रिया आएगी, फिर सजातीय क्रिया आएगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर नाम धातु क्रिया के एग्जाम्पल्स और अनुकरण और नाम धातु क्रिया के बीच में अंतर और कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण। उसके बाद भी कुछ हमारी अन्य क्रियाएं। फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। ध्यान दें, अनुकरणात्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया ये दोनों एक समान सी लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ठीक है, वो हम आगे टेबल के अनुसार कर लेंगे चर्चा। ठीक है, फिलहाल देखें अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। अनुकरणात्मक का मतलब होता है अनुकरण करना, यानी कि कोई भी जो शब्द है वो रिपीट होना, उसका अनुकरण करना। सीधा सा मतलब ऐसे समझे आप इसको, ज्यादा डीप में नहीं जाए। यानी किसी शब्द का एक तरीके से किसी का अनुकरण करना या रिपीट करना, किसी को डेफिनेशन है। जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है, ऐसी क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी ध्वनि यदि रिपीट हो रही है तो समझ जाइए वहां पर अनुकरणात्मक क्रिया होगी। एग्जाम्पल देखें तो ची यहाँ पर ची और ची ये ध्वनि है हमारे सामने। ठीक है, तो ये जो ची यहाँ पर ध्वनि है ये हमारी अनुकरणात्मक क्रिया में होगा। ठीक है, झन, थप थप, ऐसे जो भी हमारे सामने ध्वनि हमको देखने को मिलेगी या जो भी हमारे सामने से शब्द देखने को मिलेंगे वो सभी अनुकरणात्मक क्रिया के होंगे। इसके बाद जो इनसे जो शब्द दूसरा बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, चिहाना, झंझनाना या थपथपाना, ये हमारे किस में चले जाएंगे, ये हमारे नाम धातु में चले जाएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो अगली क्रिया की ओर। अब है नाम धातु क्रिया ही है। अब ये क्या होती है सुनो, नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और होता है इसमें। ठीक है, क्रिया शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं, जो नवीनतम क्रिया शब्द बनेंगे उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे सीमा बहुत बतियाती है। अब ये जो बतियाती है ये नाम धातु का एग्जाम्पल है। ठीक है, मुझ पर दृश्य फिल्माया, फिल्माया, ये जो शब्द अलग ही मतलब इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो हमें अलग से ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, अलग ही शो हो जाते हैं वो। ठीक है, अब और समझने के लिए देखें आप, यहाँ पर बताया गया है। देखो संज्ञा से कैसी नाम धातु क्रिया बनती है। संज्ञा से कैसे बनेगी, जैसे हाथ संज्ञा शब्द है भाई। ठीक है, तो हाथ से बन जाएगा हथियाना। ठीक है, बात है तो बतियाना। इस प्रकार के हमको शब्द, जो क्रिया के शब्द हैं वो देखने को मिलेंगे। सर्वनाम से कैसे बने, अपना से अपनाना। ठीक है, विशेषण जैसे गरम विशेषण शब्द है तो इससे गरमाना, 60 विशेषण शब्द है तो सठियाना। और क्रिया जैसे थप थप, थप थप से बन गया थपथपाना। तो ये जो थप थप था ये तो अनुकरणात्मक क्रिया में जाएगा। मैंने अभी पिछली वाली जो क्रिया को बताई थी ये तो जाएगा अनुकरणात्मक क्रिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर थप थप यानी ध्वनि रिपीट हो रही है। और इससे जो बनने वाला ये जो शब्द है ना थपथपाना, ये जो थपथपाना जो शब्द है ये हमारा नाम धातु बन जाएगा। ये हमारा नाम धातु का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारी कौन सी क्रिया है, देखिए कृदंत क्रिया है। आगे हमारी यहाँ पर कृदंत क्रिया की हम चर्चा कर रहे हैं। कृदंत क्रिया क्या होती है। ठीक है, शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। आपको इतना से याद रखना है कि शब्दों के अंत में यदि हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं या कोई शब्दांश जोड़ रहे हैं तो वो क्रिया शब्द कृदंत क्रिया शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए दौड़ एक शब्द है या धातु है। ठीक है, इसमें हमने ता प्रत्यय का योग किया तो दौड़ता बन गया। तो ये दौड़ता जो शब्द बना है ये कृदंत क्रिया का एग्जाम्पल होगा। रट प्लस था रटता, जल प्लस आ जला, पढ़ प्लस कर पढ़कर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रत्यय शब्दांश को जोड़कर जो नवीनतम क्रिया शब्द बनते हैं वो कृदंत क्रिया के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारी आज्ञार्थक क्रिया
अब ये क्या होती है आज्ञार्थक, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिस क्रिया के अंदर आज्ञा दी जाए, ठीक है, तो देखो जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वो आज्ञार्थक क्रिया होती है, इसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे उधर जाओ, इधर बैठो, खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करो, ठीक है, उधर जाओ, इधर बैठो और खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करो, सभी के अंदर जाना, बैठना, सम्मान करना, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य को क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, ठीक है। अनुमति की बात भी हम इसमें कर सकते हैं, प्रार्थना की हम बात भी कर सकते हैं, तो ये आज्ञार्थक क्रिया हमारी होगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो देखो आगे हमारा अभी इस टॉपिक के अंदर काफी कुछ बचा हुआ है, ठीक है, और यदि पूरा भी हो जाता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कल। आज का हम टॉपिक यहीं पर खत्म करें हमारी क्लास का, ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।